देखेंगे यहाँ गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। पूरे पहले गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम कितने होते हैं? तो 3 नियम होते हैं। 3 ही नियम के आधार पर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको देखेंगे। पहले आज हम नियम देखेंगे। तो 3 नियम क्या होते हैं? ये हमारा हो गया ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, ठीक है। मुख्य अक्ष हम खींच देंगे। ये हमारा ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस। इसी तरह इसे बना देंगे, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस, ठीक है। तो यहाँ प्रथम नियम, पहला नियम देखेंगे क्या है। प्रथम नियम देखो, कहता है कि जब भी कोई किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात तो कहाँ से जाती है? तो मुख्य फोकस से। यानी कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अगर इसके पैरेलल कोई प्रकाश किरण चलती है तो कहता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ये आपसे होकर चली जाएगी। ये पहला नियम। उत्तल दर्पण में इसी को कैसे बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। यहाँ देखेंगे, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाती है? यब से चली जाती है, मतलब मुख्य फोकस। इसी में जोड़ेंगे कि मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? तो मुख्य फोकस से, यब से होती हुई आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया हमारा। हम द्वितीय नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक। खींचेंगे ये मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। ये उत्तल दर्पण खींचेंगे ऐसे, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस। कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण में अगर यब से होकर जाती है, तो कहता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर, ठीक है। यानी यब से जाती है तो क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण में यब से जाएगी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। यहाँ देखेंगे कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरण, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन टकराने के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये इसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब मुख्य फोकस की ना, तो दर्पण से परावर्तित होगी तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर यानी यब से जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर तीसरा नियम क्या कहता है? ये हमारा, फिर खींचेंगे, ये हमारा ध्रुव हो गया, दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। यहाँ देखेंगे उत्तल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष और ये मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। यहाँ भी देखेंगे कि इसके सी की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, यहाँ से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद पुनः क्या होगी? इसी मार्ग में वापस चली जाएगी। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो हम ध्यान देंगे, अगर समांतर चलती है तो कहाँ जाती है? यब से। अगर यब से चलती है तो समांतर हो जाती है, सी से जाती है तो सी से ही वापस लौट जाती है। मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात यब से जाती है, अगर यब से चलेगी तो क्या हो जाएगी? यब से जो जाती है वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस क्या होती है? लौट आती है। बोलो, समझ में आ गया? ये पूरा नियम 3 नियम है। इसी के आधार पर हम देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है
कितने प्रतिबिंब बनते हैं यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेंगे, नियम समझ लेंगे। इसको ऐसे याद रखना है हमको कि अगर जो प्रकाश किरण या मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, यब से जाएगी। यहाँ भी देखेंगे समांतर चल रही है तो ये आती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ से आती हुई, तो मुख्य फोकस से। तो यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और जो सी से चलती है उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। यहाँ भी वो प्रतीत होता है। ये पूरे नियम, इसी नियम के आधार पर हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा 3 नियम था प्रतिबिंब बनने का। अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में पहले वस्तु की स्थिति, ये हमारा अवतल दर्पण है, पूरा हम पहले स्थिति को समझेंगे कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। और हमारा ये पूरा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। देखो पहले हम सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ अवतल दर्पण में क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्राप्त होंगे, हम यहाँ देखेंगे। तो जब ये हमारा मुख्य अक्ष है, जब भी हम मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है, वास्तविक, सॉरी आभासी। अगर इधर बनेगा तो आभासी, यहाँ पीछे की तरफ बनेगा तो ये आभासी हो जाएगा, इसके नीचे बनेगा तो उल्टा और वास्तविक। जब भी अगर कोई प्रकाश किरण नीचे काटेगी तो हम देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बात समझ में आई। तो पहले हम यहाँ देखेंगे वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। पहले वस्तु की स्थिति क्लियर करेंगे। तो ये हमारा है, हमारा ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये हम देखेंगे, ये सी वक्रता केंद्र पूरा ही मुख्य। अगर हम सी के इधर जब भी बात करेंगे, इधर यानी ये व्हाइट बोर्ड के बाद की बात करेंगे तो हम अनंत मानेंगे। तो देखो पहला अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिससे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम इधर बात करेंगे तो ये पूरा हमारा अनंत हो जाएगा। तो पहली स्थिति वस्तु की क्या होती है, हम कहेंगे पहली बार वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर। याद करते चलेंगे, पहला बार वस्तु अनंत पर, दूसरा कहाँ रखेंगे, ये मेरा उधर अनंत और ये सी, तो दूसरी बार कहाँ रखी जाएगी, अनंत और सी के बीच में रखी जाएगी। तीसरी बार कहाँ रखी जाएगी, सी पर रखी जाएगी। चौथी बार सी और यफ के बीच में रखी जाएगी। पांचवी बार यफ पर, ठीक है, और छठवीं बार यफ और पी के। बात समझ गए। मतलब पहला अनंत, अनंत कहाँ, हम कहीं भी वस्तु अनंत पे रख सकते हैं, उसको जो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मान के चलेंगे कि मेरा व्हाइट बोर्ड के जस्ट उधर हमारा अनंत है। तो एक बार वस्तु पहली कहाँ रखी जाएगी, अनंत पर। दूसरी बार ये हमारा सी है तो अनंत और सी के बीच में रखेंगे। और तीसरी बार कहाँ रखेंगे, सी पर, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ पर और एफ और पी के बीच में। बोलो स्थिति क्लियर हुआ। एक बार फिर से, और पहली बार अनंत पर, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर तीसरी बार सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर और एफ और पी के बीच में। ये वस्तु की स्थिति है। इतनी जगह हम वस्तुओं को क्या करते हैं, रखते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति देख लेंगे। जब भी वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ध्यान देंगे, जब भी यानी अनंत का कहाँ बनता है, एफ पर। अनंत पर रखेंगे तो उसका एफ पर। जब भी वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। अनंत का एफ पर, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा। बात समझ में आई। तीसरी बार सी का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर बनता है। फिर सी और एफ के बीच अगर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, सी और अनंत के बीच चला जाता है। और जब हम वस्तु को एफ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, एफ पर। और छठवीं बार में जब भी हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनने लगेगा, पीछे बनना शुरू हो जाएगा। और यही दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब होता है, सीधा और आभासी।
काल्पनिक इमेज होता है। बात समझ में आ गई? बाकी सब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ गई? तो पहले फिर से देख लेंगे। पहली, जब वस्तु अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यप पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी और यप के बीच में बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और जब वस्तु को हम यप पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा ना। और यप और पी के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे चला जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप लाते हैं वैसे वैसे वह प्रतिबिंब वस्तु का दर्पण से दूर बनता है। और कहाँ तक बन जाता है? अनंत पर भी बनता है। फिर छठवीं बार में कहाँ बनता है? ये दर्पण के पीछे हमारा बनना शुरू हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? आभासी और सीधा इमेज। तो देखेंगे मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ इमेज जो होता है प्रतिबिंब, वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और वास्तविक के साथ उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा। और जब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो उसे हम आभासी और सीधा कहेंगे। क्या कहेंगे? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना। तो हमने सीख लिया कि अगर अब यहाँ देखेंगे, अब इसके साथ एक चीज और जोड़ते चलेंगे। अनंत का जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यह पर और अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा। इसको याद करते हुए चलेंगे। अगर अनंत में रहेगा तो यह पर बनेगा कि कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा या छोटा? तो कहोगे छोटा। वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। और कैसा रहेगा? तो वास्तविक और उल्टा रहेगा। जब वस्तु को हम अनंत और सी के मध्य में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना शुरू हो जाएगा? हाँ, पहली बार में कहाँ बना? यप पर बना। दूसरी बार में कहाँ बनेगा? हाँ, तो इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा रहेगा, तो हम फिर भी उसको छोटा ही कहेंगे। कि जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी और यप के मध्य बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जब भी हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर। और जितनी लंबी वस्तु होती है उतना ही लंबा उसका क्या हो जाता है? प्रतिबिंब। मान लो अगर वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके प्रतिबिंब की भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। जितना बड़ी वस्तु उतना ऊंचा, मतलब उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर हम वस्तु को सी और यप के बीच में यहाँ पर रखते हैं किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब देखो यहाँ तक क्या होता है? इसके सी से पहले छोटा बनेगा और सी पर बराबर बनता है, और सी के बाद क्या बनना शुरू हो जाएगा? बड़ा प्रतिबिंब। यानी सी और यप पे जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो अनंत और सी के बीच जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमको, वो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, लेकिन वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। जब भी हम वस्तु को कहाँ हमने रखा, मतलब सी और यप के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा। वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। जब यप पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? अनंत पे चला जाएगा, यानी यप का अनंत पर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि यप पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा ही होता है। ठीक है ना। और जब भी हम वस्तु को यप और पी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? दर्पण के पीछे बनने लगता है। और कैसा बनता है? तो वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो बोलो क्लियर हुआ? वस्तु स्थिति प्रतिबिंब कैसे बनता है? एक हम अगर बना के ऐसे एक समझा दें, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पहली बार वस्तु देखो ऐसे याद रखना कि अनंत का कहाँ बनेगा? यप पर, और यप का कहाँ बनेगा? अनंत पर। और तुम जानेंगे सी का सी पर बनता है। चार्ट तो ऐसे क्लियर हो गया। अनंत का यप पर और यप का अनंत पर, हो गया। सी का सी पर, यप और पी पर रखेंगे तो पीछे बनना शुरू हो जाएगा। बस हमको ये याद रखना कि जब भी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, सी और यप के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। और हम कैसा बनता है? तो वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है ना, याद रखना। और ध्यान देंगे ये वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा रहता है। एक हम यहाँ पर देख लेंगे, कोई भी एक देख के समझ लेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया ये मुख्य अक्ष, ये हमारा पी ध्रुव हो गया, और हमारा ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। ये हमारी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य। जो क्या होती है? पी और यप और सी से सीधे जाती है, हमारी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष। हम पहला देखेंगे, पहली स्थिति की समझ लेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो?
जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर स्थित। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु तो अनंत पर है, वस्तु ऑब्जेक्ट को हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो हम कहेंगे कि जब भी देखो वस्तु से कितनी प्रकाश किरणें चलती हैं, तो दो चलेगी हमेशा। कितनी प्रकाश किरण? दो प्रकाश किरण। जिस रास्ते से एक प्रकाश किरण चली जाती है उस रास्ते से दूसरी प्रकाश किरण नहीं गुजरती है। समझ में आ गया? ये हम जो है नियम हम याद रखेंगे कि अगर जिस रास्ते से प्रकाश किरण गुजर गई उस रास्ते से फिर दोबारा उस रास्ते से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजरती। इतनी बात याद रखेंगे। अगर हम मान लो कि कोई प्रकाश किरण अनंत पर रखी है वस्तु, हम पहला देख रहे हैं जब वस्तु अनंत पर हो, तो अगर वस्तु अनंत पर है तो वस्तु से चलने वाली मान लो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। अब तुमको नियम बताए हैं, जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? तो तुम कहोगे कहाँ जाएगी? यप से जाएगी। कहाँ जाएगी? यप से सीधे क्या होगी? चली जाएगी। ठीक है। अब एक तो हम प्रकाश किरण भेज दिए हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या इसी रास्ते से दूसरी प्रकाश किरण गुजर सकती है? तो कहेंगे नहीं गुजरेगी। क्या दूसरी नहीं गुजरेगी? तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो सी से भेजो या फिर कहाँ से भेजोगे? यप से। तो मान लेते हम सी से भेजे, तो लगभग ये लगभग ये दोनों कहाँ काटती हैं? लगभग ये दोनों कहाँ काट देंगे? ये यप पर क्या होती है? यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। जब हम उसे नाप के खींचेंगे तो कट जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो कहाँ से जाती है? यप से सीधे होकर चली जाएगी। और जो प्रकाश किरण सी से जाती है, हम जानते हैं कि जो सी से प्रकाश किरण चलती है वो उसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलेंगी ये थोड़ा ये सीधे खींचेंगे तो ये मिल जाएंगी आकर। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि इतना कि जो अनंत पर वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यप पे ही बनता है। तो अब ये रहता है कि जब तक दोनों प्रकाश किरण नहीं काटती है तब तक वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। जहाँ पर भी ये दोनों काट देंगे वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब देखेंगे कि अनंत रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यप पर। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। कैसा होता है? अत्यंत छोटा। तो इसी तरह बाकी 5 समझ लोगे। ठीक।